नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी है जहां पर पहली बार स्किल्स डेवलपमेंट की बात किया गया, जहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया, जहां पर स्टूडेंट के पास फ्रीडम आ गया कि आप आर्ट्स और साइंस के कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हो, जहां पर ये बोला गया कि आप मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो और एग्ज़िट ले सकते हो। ठीक है, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, और ये नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी तक इम्पॉर्टेंट रहेगा। याद रहेगा, पेपर 1 में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज ये शुरू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज व्हिच डोंट लेट यू स्लीप। एपीजे अब्दुल कलाम। जब तक आपके दिन का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता तब तक आप सो नहीं सकते। अगर पूरा नहीं हुआ, आप रिग्रेट में हो, तो याद रखिएगा कि आप सही रास्ते पर हो। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो जाओगे ना, उस दिन ये समझ लेना कि आपके पास बस करने का कुछ नहीं है। जिस दिन आप हार मान गए, जिस दिन आपको ये लगा बस हो गया है मुझसे, आज तो चलो सब कुछ हो गया, आज और कुछ करने का है नहीं, ये अच्छा नहीं है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आपका दिन का टारगेट फुलफिल हो भी जाता है तब भी आपके मन में ये रहना चाहिए कि हाँ, मैंने आज जो किया, मैं नेक्स्ट डे कोशिश करूँगी कि इससे ज़्यादा जो है अपना टारगेट जो है वो फुलफिल करूँ। ओके, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम योर टीचर प्रियंका दास। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से। मैंने ग्रेजुएट किया है मालदा वुमेंस कॉलेज से और पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पोरबंदर से। मैंने नेट क्वालिफाई किया है, WBSET क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है। अब देखिए, हर एक पॉइंट को मैंने अलग अलग से करने की कोशिश की है, देखते हैं कितना हो सकता है। सॉरी फॉर दिस माइक डिस्टर्बेंस। ओके, अब देखिए, जो हमारा पहला जो पॉलिसी था वो था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, और इसमें 24 चैप्टर्स था। बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव आप कह सकते हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 1986। ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, पता नहीं क्या हो गया, कीप यस ओके, हाँ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन अभी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाइए। ठीक है, वेट, होता है कभी कभी ऐसा। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लगता है एजुकेशन पॉलिसी से कोई भी क्वेश्चन आया है और वो 2020 से अभी का नहीं है, तो वो 1986 अब टिक करके आओ, वो सही होगा ही, क्योंकि ये इतना बड़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था, जिन्होंने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था कि उन्होंने टच नहीं किया था। ठीक है, इसे मॉडिफाई किया गया था 1992 में। उसके बाद नया जो पॉलिसी आया उसे अप्रूव किया गया कब, 19 जुलाई 2020 में। ओके, मिनिस्ट्री का जो नाम है वो चेंज हो गया। पहले कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उससे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। मेन गोल क्या है, होलिस्टिक अप्रोच से चलेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि डिसिप्लिन जो है वो डिवाइडेड था 3 पार्टों में, एक साइंस, एक आर्ट्स और एक कॉमर्स, पर अब वो नहीं है, अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो चुका है। और जो टारगेट है इंडिया का वो है ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का। दूसरा क्या पॉइंट है, देखो, फिलोसॉफी ऑफ NEP 2020, ये याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है।
क्या है, फोकस क्या था, एनईपी 2020 का फोकस मेन क्या था कि ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की बात करेंगे, क्रिएटिविटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग होगा, इक्विटी एंड इंक्लूजन, रिसर्च एंड इनोवेशन, डिजिटल लर्निंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम। याद रखो हर एक पॉइंट, यहाँ पर ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, आप एक पॉलिसी पढ़ रहे हो, उसमें से बहुत ही ज़्यादा क्रिप्स पॉइंट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, एम्फसाइज क्या होगा, नॉट रोट लर्निंग बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब आप देखोगे कि इवन पिछले जो हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरे भाई का करीब करीब 89% आया था। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा होता था। क्या होता था, रोट लर्निंग। अब देखो वो क्या कर रहा था कि जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, वो क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन अब सोचो कि जो बंदा जेई के लिए पढ़ाई कर रहा है, जब वो एचएस देने जा रहा है उसे रोट लर्निंग करना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक को डेफिनेशन पूछ लिया गया या फिर ऐसा कोई थ्योरी दे दिया जो आप स्टेप जंप नहीं कर पाओगे। अगर जंप करोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग, मतलब वो लोग खुद से ही कट कर लेंगे। तो वो रोट लर्निंग के ऊपर बेस था। इसीलिए क्या होता था, जो जेई के लिए प्रिपरेशन करता था ना, उसके एचएस का मार्क्स जो है वो कम हो जाता था। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? चलो उसके बाद देखो 5 पिलर्स ऑफ एनईपी क्या है, एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर इक्विटी और क्वालिटी की बात किया, इक्विटी और क्वालिटी की बात किया जा रहा है, ये याद रखिएगा, ना कि इक्वल की। ओके, इक्विटी का मतलब ही होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये याद रखिएगा। लेकिन 5 पिलर की अगर बात किया जाए, और ये क्रोनोलॉजी में आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस का मतलब क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक स्टूडेंट को एक्सेस मिलना चाहिए आईआईटी लेवल की पढ़ाई का, है ना। इसीलिए ही स्वयं है हमारे पास, जहाँ पर आप चाहो तो बहुत सारे कोर्सेस जो है वो कर सकते हो, और वो सारे कोर्सेस जो है फॉर्मुलेटेड होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल जो एडुकेटर्स है, फैकल्टीज़ है, उन लोगों के द्वारा। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश किया जाएगा कि हर एक स्टूडेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी पाए। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, बेटर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, जो हमारे बेसिक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनके ऊपर फोकस करने की बात किया गया। अफोर्डेबिलिटी क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन होगा। अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होगा। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी में क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन। अफोर्डेबिलिटी में क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन होगा, जहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे कम पैसे लेने की बात किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, जहाँ पर 5+3+3+4 की बात किया जा रहा है, लेकिन ओल्ड स्ट्रक्चर में क्या था, 10+2 था, है ना। अब देखो ये जो फाउंडेशनल एज है ना 3 to 8 ईयर्स है, जहाँ पर यहाँ पर 5 ईयर्स की बात किया जा रहा है, इसे भी 3+2 से डिवाइड कर दिया गया है। पहले की 3 साल के बच्चे जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, आंगनवाड़ी में जाएंगे। एक्चुअली उनसे पहले ही 3 साल से पहले ही बच्चे आंगनवाड़ी स्कूल्स में जाने लगते हैं। उसके बाद क्लास 1 में भर्ती होने के लिए 5 साल की होना ज़रूरी है, और 6 साल की होना ज़रूरी है, और क्लास 2 में भर्ती होने के लिए 7 साल की ज़रूरत होना ज़रूरी है, मतलब 7+ होना चाहिए, और 1 के लिए 6+। और उससे पहले वो लोग जो होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, आंगनवाड़ी में जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज है, जहाँ पर 8 साल से 11 साल की
जो बच्चे हैं उनकी बात किया जा रहा है और वो क्लास 3 से 5 तक की पढ़ाई करेंगे। जो मिडिल वाले हैं 11 से 14 ईयर्स की बात किया जा रहा है, क्लास क्या होगा 6 से 8 होगा। सेकेंडरी में क्या होगा 14 to 8 ईयर्स होगा, क्लास क्या होगा 9 to 12। याद रहेगा, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, फाउंडेशनल में 3+2 मतलब 5 को डिवाइड करके 3+2 कट कर दिया गया। जहाँ पर बच्चे जो 3 साल के ऊपर होंगे और 6 साल के नीचे होंगे वो लोग कहाँ जाएंगे, आंगनवाड़ी में जाएंगे। उससे पहले भी जा सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। क्लास 1 में भर्ती होने के लिए बच्चे को 6+ होने की ज़रूरत है, क्लास 2 में भर्ती होने के लिए 7+। वैसे ही अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे क्लास 3 से 5 तक की, 6 से 8 तक की, 9 से 12 तक की याद रह जाएगा, है ना। प्रिपरेटरी स्टेज में कितने साल से 8 से 11, मिडिल में 11 से 14, सेकेंडरी में 14 से 18। अब देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मेजर रिफॉर्म क्या है, चिल्ड्रेन जिनके 3 से 6 साल की बीच में होगा वो आंगनवाड़ी में जाएंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर फोकस करेंगे। चाइल्ड शुड अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय ग्रेड 3। ठीक है, क्लास 3 में जाने से पहले वो लोग ये सब सीख लेना चाहिए। आंगनवाड़ी में अगर जाएंगे ना तो वो फाउंडेशनल लिटरेसी पर ही फोकस करेंगे। नंबर्स हो गया, सोचो 1 से 10, उसके बाद A से Z हो गया, है ना, ये सब उन्हें सिखाना होता है। अब देखो 6 नंबर पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आंगनवाड़ी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज की अगर आप बात करें, NEP क्या रिकमेंड करते हैं कि पढ़ाइए, मदर टंग में पढ़ाइए या फिर रीजनल लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उनमें पढ़ाइए, कम से कम क्लास 5 तक। अगर क्लास 8 तक पढ़ा सकते तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो एक इंग्लिश मीडियम में अगर आप एक बच्चे को डालोगे लेकिन घर में जो है वो लोग हिंदी में सब बात करते हैं। ठीक है, अब हिंदी वो सुन के बड़ा हो रहा है लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हो, तो उस बच्चे को सोचो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जब वो अपना कोई भी काम कर रहा होता है, कोई भी पढ़ाई करना होता है, तो उससे पहले इसे क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है ना। ट्रांसलेट करने के बाद उसे समझ में आता है तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रीजनल लैंग्वेज या और मदर टंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकेशनल एजुकेशन में देखिए ह्यूज एम्फेसिस यहाँ पर दिया गया। क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग की बात किया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा चाहे या फिर हर एक स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो भी क्लास 6 से। इंटर्नशिप को इंक्लूड किया गया, स्किल एजुकेशन की बात किया गया, कोडिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। गोल क्या होगा वोकेशनल एजुकेशन का, रिमूव डिवाइड बिटवीन एकेडमिक एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब देखो क्या होता है कि सोचो पार्लर में कोई जा रहा है, ठीक है, पार्लर में एक महिला जो है वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को ये सिखाए कि क्लास 6 से ही वो अगर कुछ बनना चाहता है, पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पे उसका इंटरेस्ट है, वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो तो तब से ही जो है अपना प्रिपरेशन ले सकता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। अब देखो मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पसंद था लेकिन साइंस के साथ हिस्ट्री में पढ़ नहीं पाई। अब ये जो रिजिडिटी है उसे हटा दिया गया है। आप आर्ट्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई भी कॉम्बिनेशन खुद बनाओ लेकिन पढ़ो। पहले क्या होता था कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो सभी आपको फोर्स करता था कि मैथ ले लो, क्योंकि मैथ के अलावा सॉरी फॉर दिस माइक, एक मिनट। हाँ, सभी ये कहते थे कि मैथ ले लो, उसके अलावा साइंस आप पढ़ नहीं पाओगे। हाँ,
शायद एक दो लोग ही होंगे जिन्होंने कहा था कि मैथ मत लो, अगर फिज़िक्स अच्छा लगता है तो फिज़िक्स के साथ मैथ को मत एक साथ लेके चलो, कि ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ये दोनों भी आप पढ़ सकते हो। इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसे क्या कहा जाता है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, अब देखो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेडिशनल मार्किंग जो सिस्टम था वो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब आईआईटीज़ में आप देखोगे एक बच्चे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में खुद को सबमिट करता है, या फिर खुद को कोशिश करता है कि जितने भी सारे स्किल्स है उसे मैं डेवलप कर लूँ, खुद को इन्वॉल्व रखूँ दूसरे बहुत सारी चीज़ों में, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, कुछ भी आप देख लो। क्यों वो लोग करते हैं? क्योंकि वहाँ से उन्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। समझ में आया? उन्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। तो ऐसे ही होलिस्टिक रिपोर्ट की बात ये लोग कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोग कोशिश करेंगे कि स्किल, क्रिएटिविटी, एथिक, कम्युनिटी, को करिकुलर परफॉर्मेंस, ये सब भी ऐड किया जाए। बोर्ड एग्जाम को रिफॉर्म करने की बात किया जा रहा है, जहाँ पर फोकस कहाँ होगा? मेमोराइजेशन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, पहले मैंने कहा ना कि मेरी भाई की जो प्रॉब्लम हुआ वो शेयर कर रहा था मुझसे कि मैंने ऑब्वियसली हम लोग तो क्वेश्चन करेंगे ही कि क्या हुआ, आपकी मार्क्स इतनी कम क्यों हो गई। तो वो यही कह रहा था कि देखिए जेई का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अलग है अगर आप कहेंगे हायर एजुकेशन से। क्यों हायर एजुकेशन में बोल रही हूँ? मतलब एच का जो 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उससे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ना मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए दोनों संभालना मुश्किल हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि सबके लिए होगा, ऐसे भी बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो दोनों ही अच्छे करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाया, दोनों को संभाल नहीं पाया। तो अब देखो कंपिटेंसी बेस्ड जब हो गया, मतलब 6 मंथ और 6 मंथ कर दिया गया, पहले में ऑब्जेक्टिव और दूसरे में ब्रॉड क्वेश्चंस कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया, जो कंपिटेंसी है वो तो पहले से ही वो लोग मेंटली प्रिपेयर हो गया और उन्हें सिलेबस भी डिवाइड कर दिया गया, तो ये बेटर हो गया ना। तो ये ब्रॉड जो एग्ज़ाम है इसे भी रिफॉर्म कर दिया गया है। अभी 6 मंथ और 6 मंथ की एग्ज़ाम लेकर जो है रिजल्ट आ रहा है। इजियर, मोर एप्लीकेशन बेस्ड एंड कंडक्टेड मल्टीपल टाइम्स। ओके, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ अगर किसी को लगता है 12th देने के बाद कि उसका जो रिज़ल्ट है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर से री अटेम्प्ट दे सकता है। ठीक है, हायर एजुकेशन रिफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ बिकम होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, रिसर्च ओरिएंटेड, ब्रेक रिजिड डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज। नालंदा, महावीरा, तक्षशिला, इन सब में ना कोई रिजिडिटी नहीं था, जो भी चाहे वो लेकर वो पढ़ सकते थे। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम क्यों ना जो हमारे हायर एजुकेशन है उसे ही रिसर्च ओरिएंटेड बनाएं। क्यों बस कुछ ही चंदो, मतलब क्या कहें हिंदी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम ऐसा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस होगा जो रिसर्च ओरिएंटेड होगा, और इससे क्या होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन के लिए इसे याद रखना चाहिए कि होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि एक ईयर की जो ड्यूरेशन है वो सर्टिफिकेट है, 2 ईयर की डिप्लोमा, 3 इयर्स की बैचलर डिग्री है, 4 इयर्स की बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। स्टूडेंट कैन लीव एंड री एंटर एजुकेशन विदाउट लूजिंग क्रेडिट, इसीलिए तो ABC आ गया है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जहाँ पर आप अपने क्रेडिट्स को जो है वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। अगर आप कोई भी कोर्स 1 साल की करोगे तो वो एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा। अब देखो 1 साल की ना हो के 6 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है,
2 साल का करोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। पहले डिप्लोमा करने के लिए ना हमें 3 इयर्स देना पड़ता था, जहाँ तक मुझे लगता है 3 इयर्स का, नहीं 2 इयर्स ही था, 2 इयर्स ही था, क्योंकि बैचलर तो 3 इयर्स तब भी था, है ना। बैचलर अब भी आप 3 इयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बैचलर 3 इयर्स करोगे तो आपका एमए जो होगा वो 2 इयर्स का होगा। लेकिन अगर बैचलर आप 4 इयर्स की कर लोगे ना तो एमए क्या होगा, 1 ईयर का हो जाएगा, क्योंकि बैचलर डिग्री विथ रिसर्च, जहाँ से आप डायरेक्ट पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मार्किंग जब होगा, जिसके पास एमए होगा या फिर एमएससी डिग्री होगा या फिर एमटेक डिग्री होगा, वो लोग एक्स्ट्रा मार्क्स पाएंगे, तो आप वहाँ पर पीछे रह जाओगे मेरिट के हिसाब से। और पीएचडी में अभी भी जो है मेरिट के हिसाब से ही लिया जाता है। हाँ, अभी नेट स्कोर से लिया जाता है, पहले तो नेट स्कोर कार्ड दिया नहीं जाता था, तो अभी नेट स्कोर से आप पीएचडी में एंट्री ले सकते हो। अब देखो 4 ईयर यूजी प्रोग्राम क्या है ये, रिसर्च एक्सपोजर, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर इंटरनेशनल कॉम्पेटेबिलिटी, स्टूडेंट कंपीटिंग 4 years degree with research can directly pursue PhD in some cases। इसे भूल जाओ, ये नहीं होता है, ठीक है। आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री कर लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, जो भी मन जाए कर लो, उसके बाद आपको 1 ईयर की एमए डिग्री भी करना होगा, एमएससी, एमटेक, आप जो भी कहो, ओके। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका मीनिंग क्या है, डिजिटल स्टोरेज ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स अर्नड बाय स्टूडेंट्स। बैंक अकाउंट ऑफ एजुकेशनल क्रेडिट्स क्या है, फंक्शंस, क्रेडिट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसका फंक्शंस क्या है, क्रेडिट ट्रांसफ़र करना, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होना, फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस होना, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि आप अपने क्रेडिट, आपके जो नंबर्स है, आप उसे डिजिटली स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कि आप बैंक अकाउंट कह सकते हो एजुकेशनल क्रेडिट्स का। क्रेडिट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट ले सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सब की सुविधाएं अभी दिया जा रहा है। सोचो कितना फ्रीडम दे गया है ना, आप चाहो तो छोड़ के आप ट्राई कर लो कुछ और, अगर नहीं होता है फिर से वापस आ जाओ, तो आई थिंक दिस इज़ गुड। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये कितना ज़्यादा सही है, उस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक आएगा जो कि फैमिली स्टाइल से रिलेटेड होगा, स्टडी से रिलेटेड होगा, कैसे आप सही डिसीजन ले सकते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसे आप कुछ भी अगर ज़िंदगी में होता है उसे ओवरकम कैसे करोगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, मैंने जितना सीखा है खुद के ज़िंदगी में उतना ही क्यों ना डिस्कस किया जाए, कितना क्यों ना खुद को पहचानने की मौका दिया जाए आप लोगों को भी, ठीक है। ये सब हम कोशिश करेंगे। अब देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात किया जा रहा है कि 50% जो एनरोलमेंट रेशियो है उसे हमें बढ़ाना है 2035 तक, ठीक है। पहले कितना था, 26% था, हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स जाते ही नहीं थे। अब वो टारगेट क्या है, 50% कर दिया गया है कि जितने सारे स्टूडेंट्स प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं वो हायर एजुकेशन में जाए, एटलीस्ट 50% हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेन गोल। एमफिल को क्या कर दिया गया, एबोलिश्ड कर दिया गया। क्यों एबोलिश्ड कर दिया गया, एनईपी को रिमूव करके, एनईपी ने एमफिल प्रोग्राम को रिमूव कर दिया गया। लेकिन अभी तक एमफिल करने वाले के जितने भी सारे एमफिल डिग्री होल्डर है उन्हें 5 मार्क्स दिया जा रहा है कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की पोस्ट के वैकेंसी में, ओके। मास्टर्स के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और मास्टर्स 1 साल की कर दिया गया है। अगर आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री होगा तो मास्टर्स आप 1 साल की करो, उसके बाद पीएचडी में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये क्या है, प्रोमोट रिसर्च कल्चर,
फंड क्वालिटी रिसर्च, इम्प्रूव इनोवेशन, क्या फंक्शन होगा, रिसर्च ग्रांट्स देना, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च लेकर आना, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। ओके, जितने भी सारे शॉर्ट फॉर्म्स आएगा उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, इससे क्वेश्चन आता है, इससे इस शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। यहाँ पर बस मेडिकल और लीगल में काम नहीं करता, इन दोनों के लिए अलग से कमिटी जो है फॉर्म कर दिया गया है, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ये एक अम्ब्रेला टर्म की तरह काम करता है और बहुत सारे ऐसे दूसरे भी सेक्शंस है जहाँ पर ये काम में आता है, ठीक है। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये क्या है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, डिजिटल एजुकेशन बनाना, ई लर्निंग की इनोवेट करना, है ना। अब देखो ये जो इम्पोर्टेंस है ये कोविड-19 के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ओके, NHERC, ये क्या है, ये रेगुलेशन करता है। NAC क्या करता है, एक्रीडेशन की तरह काम करता है। NAC एक्रीडेटेड ऐसा बोला जाता है ना। HEGC फंडिंग की काम करता है। GEC एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की काम में आता है। तो अब देखो यहाँ पर ये सारे जो आप देख रहे हो ना, इनका जो फुल फॉर्म है ये खुद से सर्च करो और अपने खाते में जो है वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। कुछ तो होमवर्क आप लोगों के पास भी होना चाहिए। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन की अगर आप बात करें, NEP सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करता है, जो मॉक है, ई लर्निंग है स्वयं की, हाइब्रिड मोड में जो होता है, मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस लो, ऑनलाइन आप टेस्ट भी दो, लेकिन अगर आपको डिग्री चाहिए मतलब सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम फीस पे करोगे आप और उससे आप बहुत ही ज़्यादा स्किल डेवलप कर सकते हो खुद की हाइब्रिड मोड में। 40% क्रेडिट कैन बी थ्रू मॉक्स इन सम फ्रेमवर्क्स, अप टू 40% क्रेडिट जो है वो दिया जाता है। मतलब अगर आप एक कोर्स करोगे तो उसका जो क्रेडिट रहेगा वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सेव हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स एनकरेज टू लर्न मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एंड संस्कृत, प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। किस लिए ये बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे प्रिजर्व किया जा रहा है, प्रोमोट किया जा रहा है, ताकि जो ये लैंग्वेज बैरियर है ना इसे तोड़ा जाए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना, कोशिश तो किया जा सकता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की अगर आप बात करो, इंडियन फिलोसॉफी को प्रमोट करना इनका बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, आप कह सकते हो। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को भी ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंक्लूशन एंड इक्विटी, इसका मतलब ही क्या होता है। ACDG, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, स्पेशल अटेंशन कहाँ दिया जा रहा है, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। यहाँ पर क्या इंक्लूड होता है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, रूरल स्टूडेंट्स, वुमेन, दिव्यांग लर्नर्स, ओके। जेंडर इंक्लूशन फंड की क्या बात है। अब देखो फीमेल एजुकेशन को प्रोमोट किया जा रहा है, जेंडर इक्वलिटी की बात किया जा रहा है ना। हमारे लड़की भी क्या कम है, हम क्या कम है, क्या लगता है आपको, ऐसा सोचना बंद करो। तो ये जो जेंडर इंक्लूशन फंड है वो किया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है फीमेल्स को बहुत सारे जगहों पर, है ना। टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स की अगर आप बात करो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed, 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed की बात किया जा रहा है। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बेटर टीचर ट्रेनिंग, गोल क्या है, इम्प्रूव टीचर क्वालिटी। जो क्वालिटी है
उसे इम्प्रूव करने की बात किया जा रहा है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो लोग एमए होल्डर है, एमएससी होल्डर है, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है ना, वो लोग बीएड 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो परख, इसका जो फुल फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, एनालिसिस ऑफ नॉलेज तो याद रहेगा आप लोगों को, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी याद रहेगा, ये तीनों याद कर लो। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, बोलो मेरे साथ, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब बस सुनो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब कान भी बंद रखो, आंखें भी बंद रखो, बस खुद याद करने की कोशिश करो। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेशनल असेसमेंट सेंटर की इनको क्या देखना होता है, नेशनल असेसमेंट सेंटर की तरह ये काम करते हैं, जहाँ पर इन्हें चारों तरफ देखना होता है कि कहाँ पर कितना काम हो रहा है और क्या इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, इसका मतलब क्या होता है, रीडिज़ाइन किया गया बेस्ड ऑन NEP प्रिंसिपल्स, कॉम्पिटेंसी, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग। वैसे ही फ्रेमवर्क को तैयार करना है, वैसे ही बुक्स देना है, वैसे ही एग्ज़ाम भी शेड्यूल करना है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, कोडिंग, इंटर्नशिप कल्चर के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि क्लास 6 से शुरू हो जाना चाहिए था। इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब क्या है, टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ग्लोबल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी। ये क्यों किया गया, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में आए, उनका ब्रांच खोले, वो लोग ग्लोबल कोलैबोरेशंस कर पाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट की मोबिलिटी को और बढ़ाया जाए, इसीलिए इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया गया। अब देखिए यहाँ पर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया गया है। फ्लेक्सिबल का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी, एल का मतलब लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी, ई का मतलब एग्जिट एंड एंट्री मल्टीपल टाइम, एक्स का मतलब क्रॉस डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंक्लूशन का मतलब, आई का मतलब इंक्लूशन, बी का मतलब बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एल का मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ई का मतलब एम्प्लॉयबिलिटी। ई का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी। याद रहेगा, थोड़ा मुश्किल है, 1-2 बार पढ़ लो फिर लिख लो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी, एल से लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी, ई से एंट्री एग्जिट मल्टीपल टाइम, एक्स से क्रॉस डिसिप्लिनरी एजुकेशन, उसके बाद आई से इंक्लूशन, बी से बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एल से लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ई से एम्प्लॉयबिलिटी। अब ओल्ड सिस्टम में देखो क्या है, 10+2 है, NEP में क्या होता है, 5+3+3+4 होता है। उसके बाद देखो स्ट्रीम रिजिडिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया गया, रोट लर्निंग को कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना दिया गया, नो एग्जिट ऑप्शन, अगर आप एक बार छोड़ दोगे तो आपको फिर से रीएडमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब आपके पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की ऑप्शन है, लेकिन इसका भी जो टाइम है लिमिटेड टाइम है ना। लिमिटेड वोकेशनल फोकस, बट यहाँ पर उसे स्किल इंटीग्रेशन पर फोकस कर दिया गया। अगर आपको मैकेनिक बनना है तो आप एक मैकेनिक के पास जाओ और अपना ट्रेनिंग लो और अभी से काम जो है वो सीखना शुरू करो। एमफिल जो है वो प्रेजेंट था, पर उसे अभी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उसे अभी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। पहले क्या था, मार्क्स ओरिएंटेड था,
पहले क्या था, मार्क्स ओरिएंटेड था, अभी क्या हो गया है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस की बात किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिया गया है और उसका पॉइंट दिया गया है। स्कूल स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कर दिया, 5+3+3+4 कर दिया गया। मीडियम क्या है, क्लास 5 तक तो मदर टंग के लैंग्वेज में ही पढ़ाना होगा। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो क्या हो गया है, फ्रॉम क्लास 6 से आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधाएं होनी चाहिए। हायर एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया है, यूजी डिग्री 3 भी है 4 भी है, जो भी आप करना चाहो। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की ऑप्शन हो गया है। क्रेडिट सिस्टम आ गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एमफिल को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है और यहाँ पर देखो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट जो है 50% रखा गया है, पहले क्या था 26% था। रिसर्च बॉडी क्या है, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ओ माय गॉड, नहीं ये वाला तो नहीं, एनआरएफ की बात किया जा रहा है ना, एनआरएफ की बात किया जा रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यस। अब देखो क्या है, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म, परख क्या है, नेशनल असेसमेंट बॉडी है, और परख का फुल फॉर्म क्या है, परख का फुल फॉर्म, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो ACDG, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ये रहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देखो इससे बाहर क्वेश्चंस आना नहीं चाहिए, अगर आए तो आपको कोशिश करना है, कॉमन सेंस की अप्लाई करना है और इसका सही तरीके से जो है आंसर देना होगा। और एक बात, हमारे जो टैक्स आता है ना उसका 0.06% ही हम लोग रिसर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है हम 0.06 का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, पर जहाँ तक मुझे याद है वैसा ही होता है। ओके, 0.06% होगा या फिर 0.06%, मुझे लगता है 0.6% ही होगा, जो हमारा टैक्स का 0.6% रिसर्च के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओके, अब देखो बैगलेस डेज का भी बात किया गया था, बैगलेस डेज का भी बात किया गया था, ठीक है। अब देखो बैगलेस डेज मतलब 10 बैगलेस डेज की भी बात किया गया है कि 10 दिन आप खुद के जो बैग है उसे मत लेकर आओ, ओके, याद रहेगा, यस। और बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मिसिंग है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो कि मैम ये पॉइंट आपने नहीं बताया, या फिर ये से भी ऐड कर दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम वो कर सकते हैं। पता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक टॉपिक होने वाला था, लेकिन जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैंने वो कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था या फिर फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो सकता है, प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा नीचे, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है।
सो थैंक यू सो मच, दिस इज दी एंड आपसे मिलते हैं बाद में फिर दूसरे एक लेक्चर के साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.